हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मैक्सवेल इक्वेशन की बात करने वाले हैं। इसी के सिलेबस में पहले तो बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा पढ़ना पड़ता था। अपन को कैपेसिटर पढ़ने पड़ते थे, लाप्लास इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बहुत कुछ डिटेल से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब अपना सिलेबस फर्स्ट चैप्टर के लिए बहुत छोटा हो गया है। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन के हर एक टर्म को खोल के रख देना है, हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, वो सारी चीजें अपन को बहुत डिटेल से पढ़नी है। मैक्सवेल इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है, सारी कुछ अपन को पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक देखो, स्टैटिक फील्ड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे, टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मैक्सवेल इक्वेशन में क्या चेंजेज आएंगे, फैराडे लॉ अपन को क्या बोलते हैं, वो सारी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो सारी चीजें अपन आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे ना, तो ये चैप्टर बहुत इजी बनने वाला है आपके अगर वेक्टर कैलकुलस और मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर कमांड होगी, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है सारा का सारा, उन पे कमांड होगी, तो इस लेक्चर का आपको एक भी, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं। क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन को आपके सामने खोल के रख दूंगा मैं, उनका कहाँ एप्लीकेशन है, सब कुछ पूरा एक एक टर्म का आपको सिग्निफिकेंस पता होगा, फिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, मैथमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना कमांड नहीं है तो चलेगा, लेकिन ईएमटी में आपको मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको वेक्टर कैलकुलस जो मैंने पढ़ा रखी है, उसके हर टर्म का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। और अपन को मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कमांड होनी बहुत ही जरूरी है। और वेक्टर कैलकुलस पे उसका कर्ल कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, और वेक्टर कैलकुलस की जो आइडेंटिटी है उसका बहुत ही डिटेल्स स्टडी की हुई होनी चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज अपन बात करने वाले हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी बात करेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक वेक्टर फील्ड है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है? एक वेक्टर फील्ड है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक वेक्टर फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी फील्ड जो स्पेस में तो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी। ऐसी फील्ड को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इस स्टैटिक का मतलब यह है कि एक ऐसी फील्ड है जो टाइम का फंक्शन नहीं है, वो है टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती हैं, लेकिन टाइम के साथ वो कभी भी वेरी नहीं करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये मान लो अपन के पास एक कोई फील्ड एफ है, एक कोई वेक्टर फील्ड एफ है जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड का फंक्शन है, कार्टेशियन का फंक्शन है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर ए एक्स कैप प्लस 2 YZ ए वाई कैप प्लस 3Z ए जेड कैप। देखो, ये मेरे पास कोई फील्ड है, ये कैसी है? वेक्टर फील्ड है। ये इसके साथ ये कोई टाइम का फंक्शन नहीं है, जबकि स्पेस का ये फंक्शन है। ये 1,1,1 पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, डायरेक्शन कुछ अलग होगी। 1,2,-1 पे इसका मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, डायरेक्शन कुछ अलग होगी। पुट करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी स्पेस में पॉइंट टू पॉइंट तो क्या करेगी? वेरी करेगी, लेकिन टाइम के साथ कभी वेरी नहीं करेगी। अगर मान लो इस पॉइंट का मैंने इसको निकाला, अगर इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके इसका निकाला, मान लो एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, मान लो मेरे को 5 मिला, मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया, और मेरे को कुछ मान लो अपन को डायरेक्शन मिल गई, कुछ भी मान लिया मैंने, एपी वेक्टर मान लिया। क्या मान लिया? एपी वेक्टर। ऐसे ही मैंने एज्यूम कर लिया। तो अगर t इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैग्नीट्यूड 5 है, और इसके यहाँ पर मान लो इस फील्ड का वेक्टर है, एपी वेक्टर है, तो t इक्वल टू किसी भी टाइम t नोट पे वो मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में फील्ड में चेंज होने वाली नहीं है। यानी इस फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगा? टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये नहीं कि t इक्वल टू 1 पे इस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ अलग होगा, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, वो नहीं होगा। देखो, पॉइंट टू पॉइंट तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकते हैं। ऐसी फील्ड को बोला जाता है स्टैटिक फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लो स्टैटिक फील्ड किसको बोला जाता है? अगर कोई वेक्टर फील्ड का किसी पॉइंट पे मान लो मैग्नीट्यूड 5 पे और डायरेक्शन मान लो इधर है, मान लो एक वेक्टर फील्ड है, उसका मान लो किसी पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड 5 है, उसकी डायरेक्शन इधर है, t इक्वल टू 0 पे इधर है, तो t इक्वल टू 100, कुछ भी एज्यूम कर दो, 100, 200, 500। टाइम के साथ ऐसे नहीं कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। मतलब टाइम के साथ कभी भी मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऐसी फील्ड को बोला जाता है स्टैटिक फील्ड। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा।
पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती हैं। इस पॉइंट पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है, इस पॉइंट पे कुछ अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है। मान लो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन इधर हो सकती है, यहाँ इधर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसका मैग्नीट्यूड 2 और इसका मैग्नीट्यूड 3 हो सकता है, लेकिन टाइम एक बार किसी पॉइंट का, इस पॉइंट का 3 है तो ऑल टाइम, यानी पूरे जिंदगी भर 3 ही रहेगा, यहाँ पूरे ऑल टाइम 2 ही रहेगा, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब एक ऐसी फील्ड जो स्पेस का तो फंक्शन है, जो क्या पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगी लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं होगी, उसको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इसका सोर्स क्या है, आपको पूछे इसका सोर्स क्या है, ये कैसे जनरेट होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है अपन ईएमटी में बेसिकली एक चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? ईएमटी एक पूरी एक चार्ज की स्टडी ही है। रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। एक रुके हुए स्टेशनरी चार्ज, आपको एक स्टेशनरी चार्ज हमेशा एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जनरेट करेगा। एक रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? स्टैटिक होगी। कैसी होगी? टाइम वेरिंग नहीं होगी। अगर कोई रुका हुआ चार्ज है, कैसा, मान लो ये कोई छड़ है, ये कोई एक छड़ है, इस पे अगर रुका हुआ चार्ज है, कैसा रुका हुआ चार्ज है, तो ये क्या क्या जनरेट करेगी? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। ये कोई सरफेस है, इस पे रुका हुआ चार्ज है, कैसा, मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए, रुका हुआ चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। ये मान लो एक रुका हुआ चार्ज क्यों है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज करेगा। ये कोई मान लो स्फीयर है, इस पे भी ऐसे रुका हुआ चार्ज है, तो ये भी क्या 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 स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या होता है? एक स्टेशनरी चार्ज होता है। क्या होता है? स्टेशनरी चार्ज होता है। एक रुका हुआ चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस नेचर की होगी? स्टैटिक होगी। कैसी होगी? स्टैटिक होगी, न कि टाइम वेरिंग। आपको पूछे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, तो आपको बताना एक रुका हुआ चार्ज हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो कैसी होगी? स्टैटिक होगी, टाइम वेरिंग नहीं होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बात करेंगे। मान लो ये कोई एक रुका हुआ चार्ज है, यहां पर मान लो ये कोई रुका हुआ चार्ज है, तो रुका हुआ चार्ज अपने चारों ओर, पूरी की पूरी चारों ओर इन्वायरमेंट में, चारों के चारों और सभी साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। मान लो, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। ये अपने चारों एक क्या कर देगा? एक माहौल पैदा करेगा। क्या? अपने एक चारों एक इन्वायरमेंट, एक फील्ड अप्लाई करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज आएगा ना, कोई दूसरा चार्ज आएगा, तो वो इस फील्ड को महसूस करेगा। क्या? अगर कोई दूसरा चार्ज, ये मान लो कोई एक रुका हुआ चार्ज है, जो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, चारों ओर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना, वो इस फील्ड को क्या करेगा? फील करेगा। ये फील्ड इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी, तभी तो फील करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हुआ। इन एक रुका हुआ चार्ज अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट में एक फील्ड क्या करेगा? जनरेट करेगा, और उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना, तो वो उस फील्ड को महसूस करेगा। मतलब वो फील्ड उस दूसरे चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। मतलब ये जो फील्ड जनरेट कर रहा है, उस फील्ड को महसूस ही एक चार्ज ही कर सकता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है, और वो अगर इस रीजन में आ जाए, तो वो इस फील्ड को महसूस नहीं करेगी। ओनली एक चार्ज बॉडी ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकती है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट भी एक रुका हुआ चार्ज कर सकता है, और उसको महसूस भी एक चार्ज ही कर सकता है। अगर किसी बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रुका हुआ चार्ज अपने चारों ओर जो फील्ड जनरेट करेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस फील्ड को महसूस भी एक चार्ज ही करेगा, एक चार्ज बॉडी ही उस फील्ड को महसूस करेगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई रुका हुआ चार्ज है, तो अपने चारों एक फील्ड जनरेट करेगा, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस एक चार्ज ही करेगा। अगर कोई बॉडी पे चार्ज नहीं है, तो वो उस फील्ड को महसूस नहीं करेगी। उस फील्ड को महसूस करने के लिए बॉडी पे चार्ज होना जरूरी है। जनरेट भी एक चार्ज करेगा, रुका हुआ चार्ज, और उसको महसूस भी एक चार्ज ही करेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं कूलॉम्स लॉ की। किसकी? सबसे पहले अपन बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। अपन के सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, लेकिन ये आपको बेसिक थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, ताकि आपको
इलेक्ट्रिक फील्ड की अच्छी समझ आए, अच्छी नॉलेज आए, मैक्सवेल इक्वेशन पे अच्छी कमांड बनेगी। ये अपन के ये ओनली बेसिक है, 12th का बेसिक है, ये तो आपको आता ही होगा, मैं तो आपको रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ नहीं है। कूलम्ब ने क्या कहा, अगर दो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसने बोला अगर दो दो पॉइंट चार्ज हैं, इस पॉइंट चार्ज पे अगर चार्ज Q1 है और इस पॉइंट चार्ज पे अगर चार्ज Q2 है, कितने, इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ये अगर किसी मीडियम के अंदर r डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, और मान लो ये कोई एक मीडियम है, क्या, मान लो ये कोई एक मीडियम है, मान लो ये कोई मीडियम है, इसके अंदर दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए, यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। होने कैसे चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि इधर तो आप पॉइंट चार्ज ले दो, इधर आप एक रोड ले लो, मान लो इस पे चार्ज Q1 है और इस पे मतलब टोटल चार्ज Q2 है, और इनके बीच में आप अप्लाई करने लग जाओ कूलम्ब लॉ, तो आपका कूलम्ब लॉ अप्लाई नहीं होगा। इनके बीच का फोर्स निकालने के लिए कुछ अपन अलग मेथड यूज करेंगे। होना क्या चाहिए, दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अगर कोई दो पॉइंट चार्ज किसी मीडियम के अंदर रखे हुए हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो कूलम्ब ने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा ना, तो उतना का उतना Q2 भी Q1 पे लगाएगा। क्यों, Q1 क्या है, एक रुका हुआ चार्ज है, Q2 भी क्या है, एक रुका हुआ चार्ज है, दो रुके हुए चार्ज हैं, Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, तो बताओ Q1 भी अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल, और Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसके अंदर Q2 आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 पे फोर्स लगाएगी, तो अपन वो जो फोर्स लगाएगी उसको बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q1 के कारण Q2 पे कितना फोर्स लगेगा उसकी बात करेंगे। अब देखो Q2 भी एक रुका हुआ चार्ज है, ये भी अपने चारों ओर इन्वायरमेंट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो Q1 पर भी Q2 के कारण फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो इसने क्या कहा, कूलम्ब ने कहा जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगेगा, एग्जैक्टली उतना का उतना Q2 भी Q1 पे फोर्स लगेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फोर्स ऑन Q2, पहले फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के कारण Q2 पे फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा। फर्स्ट चीज तो कूलम्ब ने ये बताई कि जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगेगा उतना का उतना Q2 भी Q1 पे फोर्स लगेगा, क्योंकि Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में Q2 आ रहा है, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो Q2 के भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर Q1 आ रहा है, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगेगा, और उन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जितना Q2 Q1 पे लगाएगा उतना का उतना Q1 Q2 पे लगाएगा, बिल्कुल। सेकंड चीज बोली, इन फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अगर Q1 Q2 पे राइट हैंड साइड लगेगा फोर्स, तो Q2 Q1 पे लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यानी F21 है ना, इक्वल टू माइनस F1। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट उसने कूलम्ब ने क्या बोला था, एग्जैक्टली इक्वल फोर्स लगेगा। सेकंड क्या बोला था कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो बताओ, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीसरा मोशन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आपको कोई पूछे कि कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है या नहीं है, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर है। यानी Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगेगा उतना का उतना Q2 Q1 पे लगाएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये बताया था इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये कैसा फोर्स है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। कैसा है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, यानी Q1 Q2 पे जितना लगेगा उतना का उतना Q2 Q1 पे लगेगा, और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट रहेगी। तीसरी चीज बताई थी। अब तो बताओ, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे भी तो हो सकता है फोर्स इसके ऊपर लग जाए, इसके अंदर नीचे लग जाए, ऐसे नहीं लगता है। तीसरी बात इसने बोली थी, ये फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग
इसने बोला इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा, Q1 Q2 पे लगेगा, उतना को तक Q2 Q1 पे लगेगा, और ओपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओपोजिट तो ऐसे भी हो सकता है, इस पे ऊपर लगे, इस पे नीचे लगे, ऐसे भी तो लग सकता है। वो बोला ऐसे नहीं लगेगा, जो लाइन इनको मिला रही है ना आपस में, उसके एलोंग लगेगा। किसके एलोंग लगेगा? जो जो लाइन मिला रही है दोनों चार्जेज को, उसके एलोंग ही फोर्स एक्ट करेगा। यानी अगर इस पे ऐसे करेगा तो इस पे इस साइड करेगा, अगर इस पे अंदर की ओर करेगा तो इसको भी अंदर की ओर फोर्स करेगा। जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा। जब कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करते हैं ना, तो ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही है, इसको अपन सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स भी है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करते हैं। क्या? दो ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग वर्क करते हैं, तो इसको बोला जाता है along the line joining central force। और इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये कोई मीडियम है, इसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो ये बताता Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगेगा, Q2 भी Q1 पे उतना का उतना फोर्स लगेगा। सेकेंड चीज बताई, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। थर्ड चीज बताई, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगी, इनको मिलाने वाली लाइन के सेम होगी। मान लो यहां पर कोई एक मेरा चार्ज है, मान लो ये कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज है Q1, यहां पर एक चार्ज है नहीं, मान लो यहां पर भी मान लो अपना पॉजिटिव चार्ज है Q2। अब बताइए कि अगर कोई चार्ज सेम नेचर के है तो उनके बीच में रिपल्सन होगा। चौथी बात क्या है कि सेम नेचर के चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। देख अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, बिल्कुल इक्वल इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है। ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बिल्कुल है। तो अब रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए गुलाम ने बताया कि अगर सेम चार्ज है, सिमिलर नेचर के चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों को नेगेटिव है, तो रिपल्सन होगा। मतलब एक दूसरे से रिपल करेंगे, दूर की तरफ फोर्स लगेगा। ये इसका इस साइड लगेगा तो इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मान लो मेरा लग रहा है राइट हैंड साइड में, तो इधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, जस्ट ऑपोजिट लगेगा। यानी अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो मेरा है ना फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा? रिपल्सन करेगा। तो देखो ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये क्या होगा? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा? ये देखो F12 इधर वर्क कर रहा है, F21 इधर कर रहे हैं, इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग है और रिपल्सिव फोर्स है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। रिपल्सिव मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, इस पे फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड, इस पे लगेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लो ये चार्ज मेरा है Q1 और ये मेरा चार्ज है माइनस का Q2, ये आप बताओ अब है ना कैसे ऑपोजिट नेचर के? तो ऑपोजिट नेचर के है तो अट्रैक्टिव होगा। फोर्स कैसे नेचर का? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये एक दूसरे से मिलने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ऑपोजिट है तो मान लो ये 1 है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा और इधर लगेगा। इस पे जस्ट ऑपोजिट, अगर इस पे राइट लगता तो इस पे लेफ्ट लगेगा। ऐसे मत इसको भी आप राइट लगा दो, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। इस पे कैसे लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा? ये F12 हो जाएगा। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 क्या कितना हो जाएगा? F21। देख लो जस्ट एग्जैक्ट होगा मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होगा डायरेक्शन में और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। और ये कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ क्या? और रिपल्सिव फोर्स होगा। आई होप ये 4 स्टेटमेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कुलाम्स लॉ पढ़ते हो तो 4 स्टेटमेंट होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट तो एक आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए कि ये हमेशा अप्लाई किस पे होता है? पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है? फर्स्ट चीज तो दिमाग में होना चाहिए, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। अगर दो पॉइंट चार्ज किसी मीडियम के अंदर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पे क्या लगेगा? इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे।
सेकंड चीज क्या है, वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। थर्ड क्या है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग फोर्स लगाएंगे। फोर्थ चीज क्या है, अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स होगा, अगर ऑपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो सिंपल सी बात है, वो तो अपन निकाल दे, वो तो फॉर्मूला याद करना कुछ नहीं है। मेन चीज ये जो बेसिक था ये पता होना चाहिए। अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सेम है तो रिपल्सिव नेचर का फोर्स, ऑपोजिट है तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मान लो ये कोई चार्ज है Q1, दो कोई पॉइंट चार्ज है Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और ये किसी मान लो एक मीडियम के अंदर रखे हुए, ये कोई मीडियम है, इसके अंदर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो देखो मेरे को पता है F1 पर 2 के कारण फोर्स जितना लगेगा, जितना F2 पर 1 के कारण लगेगा, 2 पर 1 के कारण। इसको अगर मैं सिंपली एक F एज्यूम कर देता हूँ, क्या एज्यूम कर देता हूँ, F एज्यूम कर लिया, इनके मैग्नीट्यूड को F एज्यूम कर लिया, तो कूलम्ब्स ने क्या बताया कि F है ना, ये फोर्स F, इन फोर्स का मैग्नीट्यूड को मैंने F एज्यूम कर लिया, तो उसने बताया था F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा। Q1 Q2 का क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये मेरी इक्वेशन बन गई 1 और ये मेरी इक्वेशन बन गई 2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इनके तो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनके मतलब इनके बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ एक आएगा कांस्टेंट आ जाएगा, जिस कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, K लिख दिया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपन का फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। आपको पता है 1 पर 2 के कारण या 2 पर 1 के कारण इक्वल होगा, और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में आएगा K क्या होता है, K क्या होता है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ये आपको दिमाग में रखनी है। K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, जिस मीडियम के अंदर ये चार्ज रखे हुए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होती है उस मीडियम की। आगे जाके अपन मीडियम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टिविटी होती है, परमिटिविटी होती है, परमेएबिलिटी होती है, वो अपन आगे जब अपन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, वो है ना वेव प्रोपगेशन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना, एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है परमिटिविटी। बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। मान लो इस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो अपन K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नोट, या फिर एप्सिलॉन R कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो। अब पूछेगा आप एप्सिलॉन, तो आपको पता चल गया मीडियम की क्या हो जाएगी, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोट क्या होगा, तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है उसको लिख दो। एप्सिलॉन नोट होता है एयर या फिर फ्री स्पेस, क्या, एयर या फिर फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस की क्या हो जाएगी, परमिटिविटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नोट एयर या फिर फ्री स्पेस मीडियम की। अगर मेरा मीडियम एयर मीडियम है या फिर फ्री स्पेस मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी कितनी होती है, एप्सिलॉन नोट होती है। और देखो एप्सिलॉन आर को बोला जाता है, क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है रिलेटिव, ये एक दूसरे का क्या आता है, रिलेशन तो बताता है, एक दूसरे का रेशियो बताता है। रेशियो मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 ही होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस या फिर एयर की परमिटिविटी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होती है। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब अपन कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, जैसे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है उसकी बात करते हैं। एप्सिलॉन, मान लो एप्सिलॉन नोट की बात करते हैं, उससे पहले आपको पूछे परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, परमिटिविटी एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट आपको दिमाग में होनी चाहिए। इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट होती है। कैसे? आपको किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन क्या होता है, D होता है। इसकी यूनिट चाहिए तो इसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड। इसकी क्या कितनी होती है, मीटर स्क्वायर। इसकी कितनी होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फेरेड पर मीटर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आपको इसकी यूनिट पता होना चाहिए। आपको कोई बोलते हैं परमिटिविटी की यूनिट कितनी है, तो आप बोलना फेरेड पर मीटर होती है। और आपको पूछे एयर या फ्री स्पेस की कितनी होती है परमिटिविटी, तो इसकी वैल्यू होती है, आपको दिमाग में रखना 1/36 पाई इंटू 10⁹ होती है फेरेड पर। आपको इसको ही याद रखना, आपको सवाल सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। क्या रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 1/36 पाई इंटू 10⁹ होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे को मिलती है 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। ये भी हो सके तो याद कर लो, वरना ये तो याद होना ही चाहिए। 1/36 पाई इंटू 10⁹ फेरेड पर मीटर, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नोट बोला जाता है। इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर। तो मेरे को बताओ, जो अपन ने एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस किया था, तो उसकी वैल्यू फ्री स्पेस या एयर के लिए कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन होती थी। और एयर के लिए एप्सिलॉन कितनी हो जाएगी, नोट हो जाएगी। और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुटअप करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 36 पाई इंटू 10⁹ अपॉन कितना हो जाएगा 4 पाई। इससे कट करेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट के जस्ट ऑपोजिट यूनिट हो जाएगी, तो कितने हो जाएगी, मीटर पर फेरेड हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इस के की वैल्यू जो अपने कांस्टेंट लगाया था, के की वैल्यू फ्री स्पेस या एयर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ मीटर पर फेरेड। मतलब किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो अपने लगाया था के की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती थी 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसकी वैल्यू फॉर एयर के लिए कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ मीटर पर फेरेड। क्योंकि एप्सिलॉन की यूनिट होती है फेरेड पर मीटर, तो इसकी तो कुछ यूनिट होती नहीं, ये तो क्या कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर फेरेड, इसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। और एयर या फ्री स्पेस इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मान लो एक आपको ऐसा मैं क्वेश्चन दे दूं, ये मान लो आपको एक्स अक्ष दे दी, ये आपको दे दी वाई अक्ष दे दी। यहाँ ओरिजिन पे एक मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, और यहां से मान लो 2 यूनिट की डिस्टेंस पे, कितने यूनिट की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस पे एक मान लो एक रोड रखी हुई है। क्या, एक रोड रखी हुई है, ऐसे कोई रखी है रोड, उसमें भी क्या है, चार्ज है, उसमें भी क्या है, चार्ज है ऐसे। और उसकी है ना चार्ज डेंसिटी है रो एल कूलाम पर मीटर। ऐसे इसके ऊपर मान लो चार्ज, एक यूनिफॉर्म चार्ज क्या रखा हुआ है, एक रोड रखी हुई है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो एल कूलाम पर मीटर। मतलब एक ऐसी रोड है जिसके ऊपर चार्ज कितना है रखा हुआ है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, कूलाम पर मीटर होते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो एल है, जिसकी यूनिट कूलाम पर मीटर है। एक ऐसी रखी हुई है, और इसकी लेंथ आपको दे रखी है, मान लो कुछ भी दे दो, मान लो एल मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है, एल मीटर दे रखी है। ओरिजिन पे एक चार्ज दे रखा है क्यू, और इसकी लेंथ एल दे रखी है। और मान लो इसकी ये वाली डिस्टेंस मैंने एज्यूम कितनी कर ली, 2 मीटर एज्यूम कर ली। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और पूछेगा क्यू इस रोड पे कितना फोर्स लगेगा, ये मान लो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो ये भी अपन का कूलाम्स लॉ का एप्लीकेशन ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मान लो आपको पूछे क्यू इस रोड पे कितना फोर्स लगेगा,
तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये तो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है एक्शन रिएक्शन पेयर है। इन ये चार्ज क्यू जितना रोड पे फोर्स लगेगा एग्जैक्टली रोड भी इस चार्ज क्यू पे उतना का उतना फोर्स ही लगाएगी। चाहे रोड के कारण क्यू पे फोर्स पूछे चाहे क्यू के कारण रोड पे फोर्स पूछे, वो मतलब दोनों चीजें एक ही होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन फोर्स लगेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे 2 न्यूटन का फोर्स ही लगेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये तो चीज पता है, बिल्कुल पता है। ये आपको दिया हुआ है और पूछ रहे हैं ये चार्ज क्यों इस रोड पे कितना फोर्स लगेगा। तो मान लो रोड पे अपन ऐसे निकालते तो रोड पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा। रो एल क्या होता है, वी तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ तो होता है, तो इस रोड पे टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू टोटल कितना हो जाएगा, रो एल इंटू एल ही तो होगा, यही तो होगा बिल्कुल। तो अब बताओ, अब है ना कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। मान लो ये यूनिट 2 है और इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं L/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं, रॉकेट साइंस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ये मान लो क्यू होगी, इससे डिस्टेंस कितनी होगी 2 मीटर और उसका सेंटर ऑफ मास आगे कितना हो जाएगा L/2 पे। L/2 पे उस पे रोड पे टोटल कितना चार्ज है, रोड पे टोटल चार्ज है रो एल इंटू एल। यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर देते हैं जिसकी मान लो Q1 एज्यूम कर दिया, जिसका चार्ज कितने एज्यूम करते हैं रो एल इंटू एल एज्यूम कर लेते हैं। और फिर इनके बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 + L/2 और ये चार्ज Q है और ये चार्ज रो एल इंटू एल है। और फिर इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। सेंटर ऑफ मास हमेशा मास के लिए अप्लाई होता है, चार्ज के लिए आप ऐसे थोड़ी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है। आप ऐसे नहीं कि टोटल चार्ज को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करके रोड को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये मेथड गलत है। इस क्वेश्चन को करने का सही मेथड क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने का सही मेथड है, ये मान लो मेरा चार्ज है क्यू जो ओरिजिन पे था, इससे मान लो 2 यूनिट डिस्टेंस पे क्या थी मेरी, एक रोड थी, जो भी किस पे क्या था, चार्ज था। चार्ज डेंसिटी कितनी थी, रो एल कूलम्ब पर मीटर थी। तो सबसे पहले इनके बीच का फोर्स निकालना है कि आपस में कितना फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पे ऊपर एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट चार्ज एज्यूम करेगा, पॉइंट चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा, एक डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर एज्यूम करना पड़ेगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गए हो। ये आपकी क्या थी, एक्स अक्ष थी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये ओरिजिन पे था, यहां से एक्स डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिफरेंशियल एक एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट डी एक्स कंसिडर करूंगा। क्या कंसिडर करूंगा, डी एक्स कंसिडर करूंगा। इस ओ से एक्स डिस्टेंस पे इस रोड पे एक छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ कंसिडर करूंगा डी एक्स। तो मेरे को बताओ इस डी एक्स पे टोटल कितना चार्ज होगा, डेंसिटी कितनी है, रो एल है, तो इस पे कितना हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा रो एल इंटू डी एक्स होगा, ये नहीं होगा बिल्कुल। कूलम्ब इंटू मीटर, और इसकी लेंथ कितनी है, कितनी है, डीएक्स मीटर है, तो डीएक्स मीटर को इससे इंटू करूंगा तो इस पे कितना चार्ज है, ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये मेरे को मिल गया, डी क्यू मिल गया। अब देखो, अब ये ओरिजिन पे है, ये एक पॉइंट चार्ज है जो इसे एक्स डिस्टेंस पे है, बिल्कुल एक्स डिस्टेंस पे है। इनके बीच का कितना फोर्स लगेगा, तो इनके बीच का फोर्स कितना है आपको पता है, के Q1 कितना है, Q डी क्यू आएगा, फिर डी क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन को क्यू की वजह से इस रोड पे फोर्स लगाना है तो हमेशा इधर ही लगेगा, चाहे मैं डिफरेंशियल एलिमेंट को इधर कंसीडर करूंगा उस पे भी उधर फोर्स लगेगा, इधर एज्यूम करूंगा तो भी उधर ही लगेगा, इधर एज्यूम करूंगा तो भी इधर लगेगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन का लपड़ा होगा ही नहीं। यहाँ पर अपन को वेक्टर फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रोड, सारी रोड के अलोंग कुछ भी डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा ना तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक्स के अलोंग ही होगी, इस चार्ज क्यू के कारण। अगर मान लो इस पे अगर कुछ मान लो ऐसी ज्योमेट्री मिल जाए, अगर कोई ऐसी ज्योमेट्री मिल जाए, आपको ये एक चार्ज वाली एक आपको रिंग दे दे, क्या दे दे, रिंग, और ओरिजिन पे आपको एक चार्ज दे दे, क्यू दे दे, और यहाँ पर आप एक डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे ना तो इस पे तो फोर्स किधर लगेगा,
इधर लगेगा, और यहाँ लोगे तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज होगी, होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे, लेंथ एलिमेंट लोगे, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म यूज होगी, किसकी, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म यूज होगी। यहाँ कहाँ पर वेक्टर फॉर्म यूज होती है, कहाँ वेक्टर फॉर्म ना यूज होती है, वो भी आपके दिमाग में यूज होना चाहिए। यहाँ वेक्टर फॉर्म की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर इस लाइन पे कहीं भी एक मैं अगर डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट लूंगा ना, तो इस क्यू की वजह से उस पर फोर्स हमेशा राइट हैंड साइड ही लगेगा, तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि रोड के अलोंग किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट पर फोर्स की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको सिंपली ऐड कर दो। वेक्टर फॉर्म की क्या जरूरत है, अपन को पता है फोर्स इधर लगेगा सारे एलिमेंट का, तो सारे एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा उनको ऐड करके अपन को डायरेक्शन तो पता चल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं लिख देता हूँ, डी एफ लिख देता हूँ, यानी क्यू के कारण इस छोटे से डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू को, इसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। इस पॉइंट चार्ज डी क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा के क्यू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल। तो अपन को निकालना है टोटल फोर्स। टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो ये एफ हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, अपन का के एक कांस्टेंट है, क्यू एक कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की लिमिट है कहां से कहां जाएगी, एक्स की लिमिट इधर से शुरू होगी, इधर खत्म होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 प्लस एल तक खत्म होगी, तो यहाँ लिमिट लग जाएगी 2 से 2 प्लस एल। इसको आप सोल्व कर सकते हो, और ये आपकी टोटल फोर्स आ जाएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए एक्स कैप आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कूलॉम्स लॉ ओनली पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है। जब मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट लूंगा ना, तो वो इतना छोटा होगा कि इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले इनके बीच में एक डिफरेंशियल एलिमेंट और क्यू के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर दो, और फिर इंटीग्रेशन की मदद से आप टोटल कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इसके ना वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करने वाले हैं। मान लो ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, ये मान लो इसको मिलाने वाला लाइन है। आपको अगर फोर्स चाहिए F2 पर Q1 के कारण, किसके कारण, F2 पर Q1 के कारण, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और Q2 पर Q1 के कारण तो हमेशा इस पे फोर्स चाहिए, तो मतलब इधर धक्का जाना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में। क्या, Q1 से Q2 की साइड एक यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। क्या, Q1 से Q2 की साइड आपको एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। इस यूनिट वेक्टर को अगर मैं ऐसे ही मान लो ए कैप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए कैप लिख देता हूँ, तो पीछे कितना आ जाएगा, ए कैप आ जाएगा। यहां पर है ना, मेन बात क्या है, Q1 और Q2 को आपको साइन के साथ में पुटअप करना है। क्या, Q1 और Q2 के साइन के साथ में पुटअप करना है। अगर Q1 और Q2 ऑपोजिट नेचर के होंगे तो Q2 पर Q1 के कारण फोर्स तो ऐसे लगेगा, वो अपन को Q1 और Q1 अपन साइन के साथ पुटअप करेंगे ना, तो वो चीज अपन का अपने आप क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको Q1 एंड Q2 विथ साइन रखने, क्या, Q1 एंड Q2 विथ साइन रखनी। और ये यूनिट वेक्टर कैसा होगा, ये यूनिट वेक्टर अगर 2 पे चाहिए 1 के कारण, तो हमेशा 1 से 2, यानी 2 पे फोर्स चाहिए तो फोर्स किधर लगना चाहिए, 2 की ओर लगना चाहिए, किसके कारण, 1 के कारण, तो हमेशा ऐसे ही लगेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। यहाँ पर मान लो एक 2 है ना, मतलब कूलम का चार्ज है, इधर मान लो एक है -3 कूलम का चार्ज है, इनके इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है, ये मान लो आपका ओरिजिन पे है, ये सॉरी ओरिजिन पे मत, ये आपको एज्यूम कर लो 1,1,1 पे है, ये एज्यूम कर लो -1,2,3 पे है, और आपको पूछेगा ये मान लो Q1 है, ये आपको Q2 है, तो आपको फोर्स पूछेगा F/2 ड्यू टू Q1 कितना होगा। तो आपको सिंपली कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो K आ जाएगा, K की वैल्यू एयर या फ्री स्पेस के लिए 10 × 10 की पावर कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर आएगा Q1 आएगा, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम। फिर आ जाएगा Q2 की वैल्यू, सॉरी ये 2 है,
ये 2 आ जाएगा। फिर Q2 की वैल्यू विथ साइन पुटअप करनी है, क्या विथ साइन पुटअप करनी है। फिर देखो फिर कितना हो जाएगा, इनके इनके बीच के डिस्टेंस कितनी है, अपन बता आर की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 2 का होल स्क्वायर 4, 1 - 2 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - 3 का मतलब 2 का होल स्क्वायर वापस कितना हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल। ये तो आपने पुटअप कर दिया। अब 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण तो आपको एक यूनिट वेक्टर लेना होगा इस साइड ए कैप, क्या ए कैप। तो बताओ ए कैप की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको मान लो इस पॉइंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ P और इसको एज्यूम कर लेता हूँ Q। सबसे पहले आपको अगर PQ वेक्टर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर मेरे को PQ वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा -1 - 1, तो कितना हो जाएगा -2ax कैप, 2 - 1 प्लस ay कैप, 3 - 1 प्लस कितना हो जाएगा 2az कैप। ये तो हो गया मेरा PQ वेक्टर, ये मतलब ये PQ वेक्टर, और PQ वेक्टर के अलोंग ही मेरे को एक यूनिट वेक्टर a कैप चाहिए। तो a कैप क्या हो जाएगा PQ वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा अपन को, ये r ही तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये वाली डिस्टेंस कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। तो a कैप कितना मिल जाएगा मेरे को -2/3 ax कैप प्लस 1/3 ay कैप प्लस 2/3 az कैप। ये अपन को a कैप मिल गया, और ये इसके पीछे a कैप लिख सकते हो, ये इसकी फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म का भी आपको समझ आ गया होगा। वेक्टर फॉर्म अपन कैसे निकालते हैं, Q1 और Q2 विथ साइन यूज करना है आपको, विथ साइन। अगर ए कैप आप Q1 से Q2 के अराउंड ही आपको लेना है, Q2 पे फोर्स चाहिए Q1 के कारण, तो हमेशा Q2 पे फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, Q2 की साइड। लगा कौन रहा है Q1, तो Q2 से Q1, और Q1 और Q2 विथ साइन पुटअप करने हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपन का कूलम्ब्स लॉ का बेसिक होता है पूरा। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर अपन मैक्सवेल इक्वेशन में जंप करेंगे। आई होप ये आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।